हेलो दोस्तों, और एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड के क्लास 12th के 100 मार्क्स इंग्लिश के प्रोज सेक्शन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है द आर्टिस्ट और जिसके राइटर हैं सीगा नोया। ये बगल में उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने गौर किया है कि हर एग्ज़ाम में इस चैप्टर का समरी लिखने के लिए ऑप्शन में आ ही जाता है, इसलिए यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, मैंने इस चैप्टर का समरी कुछ इस तरह से तैयार किया है कि अगर आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। तो कॉपी कलम निकाल लीजिए और इसका नोट्स भी तैयार करते चलिए। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले वही हमेशा की तरह सबसे पहले हम लोग राइटर के बारे में जानेंगे और फिर हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे। तो अबाउट ऑथर, लेखक के बारे में। बॉर्न, तो इनका जन्म हुआ था 20 फरवरी 1883 ईस्वी में। कहाँ? तो एक जगह का नाम है इशिनोमाकी और यह मियागी प्रीफेक्चर में है। और यह दोनों जगह जो है दोस्तों वो जापान में पड़ता है। ठीक है, आपको बता दूं कि मियागी प्रीफेक्चर जो है वो एक स्टेट का नाम है और इशिनोमाकी जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट है, एक ज़िला का नाम है। तो यहीं पे सीगा नोया का जन्म हुआ था। उसके बाद इनकी मृत्यु 21 अक्टूबर 1971 को इनकी मृत्यु हो गई अटामी में। अटामी नाम का एक जगह है, वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद एजुकेशन, तो इनका जो एजुकेशन है यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में हुआ था। आप याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। फेमस बुक्स, तो इनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी ए डार्क नाइट्स पासिंग। ये इनकी किताब जो है ये बहुत फेमस हुई थी और इसी किताब के फेमस के कारण यह भी बहुत फेमस हुए। तो इनकी एक फेमस बुक है, वो आप लोग याद रखिएगा, ए डार्क नाइट्स पासिंग। प्रोफेशन, यानी कि इनके काम, तो ये एक जापानीज नॉवेलिस्ट थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर और छोटे छोटे कहानियों के लेखक थे। उसके बाद है ही रोट अबाउट हिज पीपल एंड कल्चर, यानी कि दोस्तों ये अपनी कहानियों में अपने लोगों और अपनी संस्कृति, अपने कल्चर के बारे में ही लिखते थे। मतलब ये जापानीज कल्चर और जापान के लोगों के बारे में ही इनकी कहानियों में जिक्र रहता था। उसके बाद अवार्ड, तो ही वॉज अवार्डेड द ऑर्डर ऑफ कल्चर बाय द जापानीज गवर्नमेंट इन 1949, यानी कि इन्हें सरकार के द्वारा, जापानीज गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्डर ऑफ कल्चर का अवार्ड दिया गया। कब? तो 1949 ईस्वी को। तो ये कुछ पॉइंट्स थे दोस्तों जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। और चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग इस चैप्टर का समरी पढ़ेंगे। आप एग्ज़ाम में समरी यहीं से लिखिएगा, ठीक है। द आर्टिस्ट वाज रिटन बाय सीगा नोया। द आर्टिस्ट जो चैप्टर है उसे लिखा है सीगा नोया ने। ही वॉज बोर्न इन 1883 एंड डाइड इन 1971। ठीक है। ही वॉज वेल नोन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड नॉवेलिस्ट ऑफ जापान। तो सीगा नोया जो थे वो एक जाने माने छोटे छोटे कहानियों के लेखक थे और जापान के नॉवेलिस्ट थे, उपन्यासकार थे। इन दिस स्टोरी ही रोट अबाउट ए बॉय। इस कहानी में लेखक ने एक लड़के के बारे में लिखा है हु वॉज टैलेंटेड, जो कि बहुत ही टैलेंटेड था, बट हिज फादर क्रश्ड हिज इंटरेस्ट। लेकिन इसके जो पिताजी थे उसके इंटरेस्ट को कुचल देते हैं, उसके सपनों को चकनाचूर कर देते हैं। Mainly the writer has shown how this adult world has been crushing the talent of own children.
तो मुख्य रूप से राइटर ने इस कहानी के माध्यम से यह बताना चाहा है कि अभी भी बहुत ऐसे वयस्क हैं, बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने ही बच्चे के इंटरेस्ट को, टैलेंट को क्रश कर देते हैं, कुचल देते हैं। इस कहानी में यही बताया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। सेवी वॉज अ 12 years old बॉय। तो इस कहानी में सेवी नाम का एक लड़का होता है जिसकी उम्र 12 वर्ष होती है। ही वॉज अ वेरी टैलेंटेड एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉय। वह बहुत ही टैलेंटेड होता है, बहुत ही गुणवान होता है, लेकिन सभी लड़कों से डिफरेंट होता है, सबसे अलग होता है। अब 12 वर्ष की अवस्था है तो सभी बच्चे को खेलने कूदने, चॉकलेट्स, टॉफ़ी ये सब पसंद होते हैं, लेकिन सेवी इन सब से अलग था। ही वॉज हाईली इनग्रॉस्ड इन कलेक्टिंग गॉड्स। तो सेबी जो लड़का था वो बहुत ही ज़्यादा इनग्रॉस्ड था, लीन था, किसमें? तो कलेक्टिंग द गॉड्स, कोहड़ा या कद्दू को जमा करने में। आप लोग जानते ही होंगे, आपके अगल बगल बाज़ारों में कोहड़ा या कद्दू जो मिलता है, तो सेबी को इसका कलेक्शन करने में काफ़ी ही इंटरेस्ट आता था। ये उसे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता था। बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। ही लिव्ड इन अ हार्बर टाउन एंड इट वॉज अ स्मॉल सिटी। तो सेबी एक हार्बर टाउन में रहता था, मतलब बंदरगाह वाले शहर में रहता था, जहाँ पर बड़े बड़े शिप से सामान उतारा जाता है और उस पर लोड किया जाता है। और यह जो शहर था, इसका जो शहर था वो बहुत ही छोटा था। तो इसे आप लोग याद रखना, सेबी एक हार्बर टाउन में रहता था और यह एक बहुत ही छोटा शहर था। सेबी न्यू ऑल द प्लेसेस वेयर गॉड्स वर सोल्ड। तो सेबी अपने एरिया में उन सभी दुकानों को जान चुका था, उन सभी जगहों के बारे में उसे पता चल चुका था जहाँ जहाँ पे कोहड़ा यानी कि कद्दू मिला करते थे। एट फर्स्ट ही हंग द गॉड एंड मेड सम ट्रीटमेंट विद दैट। तो सबसे पहले यह एक लौकी को लाता था, एक कद्दू को खरीद कर लाता था और उसे टांग देता था, और उसे टांगने के बाद उसका वो कुछ ट्रीटमेंट करता था। ट्रीटमेंट का मतलब दोस्तों कि जब वह कोई लौकी खरीद कर लाता था तो कमरे के कोने में पालथी मारकर बैठ जाता था और पहले वह उसके कद्दू के ऊपर एक छेद बनाता था और उसके अंदर का सारा बीज वो बाहर निकालता था। उसके बाद उस कद्दू से उसकी गंध को दूर करने के लिए वह चाय की पत्तियां रगड़ता था पूरे कद्दू पर। जब यह काम पूरा हो जाता था तो वह थोड़ा सा सेक उसके अंदर डाल देता था और फिर उसके बाद कद्दू के जो छेद होते थे उसको वो बंद कर देता था। उसके बाद वह क्या करता था कि उसे कद्दू को तौली में लपेट कर कर एक टीन में बंद कर देता था और फिर उसको आग जो तापने वाली अंगीठी होती है उस पर उसे रख कर गर्म करता था और फिर उसे सूखने के लिए धूप में रख देता था और उस पर पॉलिश करके उसके बाद वह एक दीवार पे लटका देता था। तो वह अपने लौकी का ट्रीटमेंट कुछ इस प्रकार करता था और अपने कमरे के पूरे दीवार पर सैकड़ों लौकी इसी तरह से करके वह टांगे हुए था। आपको उसके कमरे में हर तरह के, हर साइज के लौकी मिल जाएंगे। तो इस तरह से वह अपने कमरे को बिल्कुल एक म्यूजियम की तरह बनाए हुए था, कद्दू का म्यूजियम। एंड एट लास्ट ही हंग द गॉड इन द सन टू ड्राई। और ट्रीटमेंट करके वह कद्दू को धूप में रख कर सुखाता था और फिर उसके बाद दीवार पे लटका देता था, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। वन डे, एक दिन, ही वॉज गोइंग थ्रू एन अनफैमिलियर बैक स्ट्रीट। तो एक दिन क्या होता है कि वह एक अपरिचित गली से स्कूल से लौट रहा था। देन ही सॉ अ क्लस्टर ऑफ गॉड्स इन द मार्केट। मार्केट में एक कोहड़े का झुंड देखा कि बहुत सारे वहाँ पे कद्दू मिल रहे थे। तो वह उसके पास तुरंत चला गया और वहाँ पर जा कर के वह अपनी पसंद का एक कद्दू ढूंढने लगा, क्योंकि उसे हर बार
अलग अलग तरह के कद्दू चाहिए होते हैं। वह एक ही तरह का लौकी का यूज नहीं करता था। तो वह बहुत ही गौर से उस क्लस्टर ऑफ गॉड्स मतलब कोहरे के झुंड को देख रहा था। तब क्या होता है, आगे पढ़ते हैं। ही लाइक्ड अ गॉड विच वॉज अबाउट 5 inches लॉन्ग, सो ही बॉट दैट गॉड। तो तभी उसे एक कद्दू पसंद आया, एक लौकी को उसने पसंद किया जो कि 5 इंच लंबा था। एक बहुत ही छोटा कद्दू था जो उसके म्यूजियम में नहीं था। वह देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था, तो वह उसे पसंद आ गया और उसने उसे खरीद लिया। सिंस देन, तब से ही नेवर सेपरेटेड दैट गॉड फ्रॉम हिमसेल्फ। तो जब से इसने इस लौकी को खरीदा, उसके बाद से ये इस लौकी को कभी अलग नहीं किया अपने से। मतलब जहाँ वो जाता था अपने साथ इस लौकी को लेकर ही जाता था। इसे वह अपनी पसंद का सबसे बेहतर, सबसे खूबसूरत लौकी मानता था। चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। वन डे ही वॉज काउट पॉलिशिंग द गॉड अंडर द डेस्क बाय अ टीचर। तो एक दिन क्या होता है कि एक शिक्षक क्लासरूम में पढ़ा रहे थे और सेबी क्लास के सबसे पीछे वाले बेंच पर बैठ करके अपने उस छोटे लौकी को पॉलिश कर रहा था, साफ करके उसे चमका रहा था। द टीचर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, और वो जो शिक्षक थे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, बहुत ही कठोर शिक्षक थे, बहुत पीटते थे। वे एक मॉरल साइंस के शिक्षक थे, यानी कि नैतिक शिक्षा देने वाले शिक्षक थे। तो इन्हीं के द्वारा वह पकड़ा जाता है। ही स्नैच्ड द गॉड फ्रॉम सेबी। तो जब वे सेबी को ऐसा करते हुए देखे तो उसने सेबी से उस लौकी को छीन लिया। एंड कंप्लेन टू हिज पेरेंट्स, और उसके घर जाकर उसके पेरेंट्स से कंप्लेन कर दिया। देन हिज फादर गेव सेबी अ साउंड बीटिंग। तो उसके जब पिताजी ने जब ऐसी हरकत सुनी तो सेबी को बहुत मारा। साउंड बीटिंग का मतलब बहुत ही बुरी तरह से पीटना। तो सेबी अपने पिताजी के द्वारा बहुत ही पीटा जाता है। एंड स्मैश्ड ऑल द गॉड विच वर हंग ऑन द वॉल। और उनके पिताजी जो क्या थे, दीवार पे जितने वे लौकी को लटकाए हुए था उन सारे को वो स्मैश्ड कर दिए, उन सभी को वो कुचल दिए, क्रश कर दिए। आगे है, द टीचर गेव दिस गॉड टू द पॉटर ऑफ द स्कूल। और वे जो शिक्षक थे उस लौकी को स्कूल के एक पॉटर को दे दिए, एक चपरासी को दे दिए। आफ्टर 2 months, और 2 महीने के बाद, ही नीडेड सम मनी। उसे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी उस चपरासी को। देन ही सोल्ड दैट टू ए करियो डीलर फॉर 50 येन। तो जब उस चपरासी को कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी तो उसने उस लौकी को 50 येन में एक करियो डीलर के पास बेच दिया। करियो डीलर का मतलब जो व्यक्ति यूनिक चीज़ों का कलेक्शन करता है उसे करियो डीलर कहते हैं। तो चपरासी ने उस लौकी को उसे 50 येन में बेच दिया। येन का मतलब होता है दोस्तों एक जापानी मुद्रा है, जापानी करेंसी है। तो जिस तरह से भारत में रुपया और पैसा चलता है उसी तरह से जापान में येन और सेन चलता है, ठीक है ना। तो येन का मतलब रुपया और सेन का मतलब पैसा, बिल्कुल इंडिया की तरह। एंड द करियो डीलर सोल्ड द सेम गॉड फॉर 6। और करियो डीलर ने उसी लौकी को 600 येन में बेचा। किसको? तो टू ए वेल्दी कलेक्टर ऑफ दैट टाउन। उसी शहर में एक उससे भी बड़ा संग्रह करता था, उसे उसने वो 600 येन में बेचा। मतलब उसे 550 येन का फ़ायदा हुआ। तो सोचिए सेबी के पास कितने सारे लौकी थे और वे सारे लौकी यूनिक ही देखने में लगते थे। मतलब सेबी जो था वो इनसे भी बड़ा कलेक्टर था, जो कि उसके पिता ने उसके सपनों को कुचल दिया। आगे है, नाउ सेबी इज इनग्रोस्ड इन मेकिंग पिक्चर्स। तो अब जो था उसका लौकी जो संग्रह करने का जो सपना था वो तो उसके पिता ने कुचल ही दिया। तो अब वह पेंटिंग बनाना स्टार्ट करता है
अब वह बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाता है। एंड नाउ हिज फादर समटाइम्स स्कोल्ड्स हिम फॉर दिस ऑल्सो। लेकिन अब भी क्या है कि उसके पिताजी उसे डांटते रहते हैं, उसे इसके लिए भी रोका करते हैं। Thus, this story shows how the interest of Sebi was crushed by his own parents। तो इस तरह से यह जो कहानी है वह दिखाती है कि किस तरह से अभी भी बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे के फ्यूचर को, अपने बच्चे के सपनों को वे खुद कुचल देते हैं। तो यह था दोस्तों द आर्टिस्ट का समरी। उम्मीद है आपको यह चैप्टर समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।